भारत को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया गया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। वो बांग्लादेश जो पिछले 15 सालों से भारत की तरफ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड था, उन्होंने अपना पहला सरकारी दौरा चाइना की तरफ करके पूरी दुनिया को क्या पैगाम दिया है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि बांग्लादेश और चाइना के दरमियान क्या कुछ चल रहा है और इसमें पाकिस्तान का एंगल कहां पर आता है। इस सारी डेवलपमेंट को भारत किस तरह देख रहा है, क्या क्या डील साइन हुई हैं और 3-4 अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम नजर डालेंगे जो चाइना और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी समझते हैं। आइए जानते हैं चाइना बांग्ला ताल्लुकात। और मजे की बात है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो प्रोजेक्ट हैं वो कोई इतने सिंपल नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड हैं और ट्रांस बाउंड्री प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इन दोनों के अलावा भी तीसरी एंटिटीज मौजूद हैं और उन प्रोजेक्ट्स की मालूमात भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल सारी दुनिया चाइना का विजिट कर रही है। बड़े बड़े मुल्क, यूरोपियन ममालिक, अफ्रीकन ममालिक, एशियाई ममालिक, ये सब चाइना की तरफ जा रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत हमने देखा कि बांग्लादेश के नए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान, जिनका ताल्लुक बीएनपी से है, उन्होंने अपना पहला सरकारी दौरा चाइना का किया है, जिसमें उनकी शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई है और बड़े ज़बरदस्त कलमात कहे हैं शी जिनपिंग ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी दोस्ती को हमेशा वैल्यू करेंगे चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो। इसके अलावा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अपना ताउन बढ़ाएंगे, हम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, जिनको अभी हम आगे देखेंगे, और पीपल टू पीपल कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश और चाइना के दरमियान भी पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत बढ़े हैं। जिस तरह पाकिस्तान से वो बहुत से डेलीगेशंस को विजिट करवाते हैं, इसी तरह बांग्लादेश के भी डिफरेंट डेलीगेशंस चाइना का विजिट कर रहे हैं। इसमें स्ट्रेटेजिक एंगल को भी समझना बहुत जरूरी है, जो कि उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिसका अभी हम बाद में जिक्र करेंगे। दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाया जाएगा और एक नए लेवल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम की जाएगी। और इसमें उन्होंने अपने बायलैटरल रिलेशंस को इस तरह मेंशन किया है कि चाइना बांग्लादेश कम्युनिटी को आगे लेकर जाया जाएगा विद अ शेयर्ड फ्यूचर इन द न्यू एरा। और दोनों ने प्रपोज की है 2+2 मीटिंग, जिसमें दोनों साइड्स के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर शामिल होंगे, जो अमेरिका की कभी भारत के साथ हुआ करती थी। 2+2 ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के दरमियान एक अहम मुलाकात होती है, तो ये अब चाइना और बांग्लादेश करेंगे। इसके अलावा तकरीबन 13 MOUs पर साइन किए हैं, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, डैम्स, वाटर मैनेजमेंट और दूसरी बहुत सी चीजें शामिल हैं। वहां पर तारिक रहमान को भी चाइना ने अपने डिफरेंट इनिशिएटिव्स का विजिट करवाया। उन्होंने हाई स्पीड रेलवे के जरिए बीजिंग का सफर किया, जहां पर वो अल्टीमेटली ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चाइनीज टॉप लीडरशिप से मिले। मतलब ओवरऑल एक बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल उनका किया गया और ये पूरा विजिट बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम के साथ देखा गया, जिसका ओवरऑल जो फील थी वो बहुत पॉजिटिव थी। यानी बांग्लादेश ने बता दी है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो एक किस्म की चाइना की तरफ होगी। वो बांग्लादेश जो हमेशा से ऐलान करता है कि हम किसी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि हसीना वाजिद ने ये पॉलिसी होते हुए भारत के साथ अलाइनमेंट की और बहुत हद तक भारत उनको डिक्टेट करता रहा मेजर पॉलिसी डिसीजंस में। और उसी वजह से फिर हमने देखा कि एक बहुत ज़्यादा नफरत भड़की भारत के खिलाफ और प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए बांग्लादेश की यूथ के अंदर। तो क्या हम ये अखज़ कर सकते हैं कि तारिक रहमान ने आखिरकार भारत को डिच करवा दिया है? वो भारत जो बड़ी उम्मीद कर रहा था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जो मुंतखब सरकार आएगी, उससे हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस और उनके जो सपोर्टर्स थे वो तो टोटल एंटी इंडिया थे। वो बहुत होस्टाइल थे इंडिया की तरफ और उसकी उन्होंने रीजंस भी बताई थी। भारत का रवैया कि भारत किस तरह उस सेटअप के खिलाफ फेक न्यूज का एक प्रोपेगेंडा चलाए हुए था। तो भारत को उम्मीद थी कि नई हुकूमत के आने से कुछ ताल्लुकात शायद बेहतर हो सकते हैं, और स्पेशली बीएनपी जिसने हिस्टोरिकली भारत के साथ काम किया हुआ है। ऑब्वियसली भारत एक बड़ा पार्टनर है, तो बांग्लादेश में जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने भारत के साथ बना के ही रखी है, लेकिन शेख हसीना वाजिद लेवल की नहीं। लेकिन फिर भी उनको बीएनपी से उम्मीदें हैं और अभी भी हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला क्या है इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में जो रुकावट आ रही है, शेख हसीना वाजिद की हवालगी है, क्योंकि यही शेख हसीना वाजिद थी जिन्होंने बीएनपी की खालदा ज़िया को
80 साल की उम्र में कैद रखा हुआ था और वो जैसे ही बाहर निकली उसके चंद माह बाद उनका इंतकाल हो गया और उनके बेटे अब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। पिछले दिनों इन्होंने बेइज्जती भी की है भारतीयों ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर की एयरपोर्ट पर। तो हालात कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हुए नहीं लग रहे, लेकिन बांग्लादेश के डिस्कोर्स की बात करें तो उस डिस्कोर्स में पाकिस्तान से ज्यादा भारत होता है, क्योंकि उनको पता है कि जियोग्राफिकली हम 3 साइड से भारत से घिरे हुए हैं और बहुत से लोगों का ये ख्याल है जमीनी हकाइक को जहन में रखते हुए कि बांग्लादेश भारत के बगैर आगे नहीं चल सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी है। तो अब जरा उन प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं जिससे हमें मजीद क्लियर होगा कि क्या बांग्लादेश ने अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का रुख चाइना की तरफ कर लिया है और क्या भारत को फाइनली टाटा बाय बाय कह दिया है। आइए जानते हैं, जरा उन कॉरिडोर्स पर नजर डालते हैं जिन पर बात की है चाइना ने भी और बांग्लादेश ने भी। पहले उस प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसमें चाइना ज्यादा इंटरेस्टेड है लेकिन बांग्लादेश को उसमें चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। ये हमने जिक्र किया था इस वीडियो में इस कॉरिडोर का, जो चाइना का यूनान प्रोविंस है वहां से चाइना BRI का एक नया रूट निकालना चाहता है, म्यांमार के रास्ते बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करना चाहता है। यानी बांग्लादेश की पोर्ट्स को, म्यांमार की पोर्ट्स को अपने यूनान के प्रोविंस के जरिए, जिसका बॉर्डर म्यांमार से लगता है। लेकिन मसला ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि म्यांमार का वो जो वेस्टर्न पार्ट है जो समंदर से लगता है बे ऑफ बंगाल से, वहां पर मसले मसाइल बहुत हैं। वहां पर रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ बहुत बुरा किया जाता है। वहां पर एक रखाइन आर्मी है जिसका पूरा टोटल कंट्रोल है और स्टेट की आर्मी के साथ भी उनके मसले मसाइल हैं जो उनकी जनता है वहां पर। तो वहां पर डिफरेंट ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं और बांग्लादेश ये चाहता है कि पहले ये रोहिंग्या मुस्लिम्स का मसला हल हो। और एक रखाइन कॉरिडोर की बात हुई थी कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए एक सेफ पैसेज बनाया जाए बांग्लादेश तक। तो रखाइन कॉरिडोर बांग्लादेश ये समझता है कि ऑलरेडी बहुत से रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार के हमारे पास हैं, तो उनकी हम बाहिफाजत वापसी चाहते हैं। तकरीबन 12 लाख के करीब रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेश में पनाह ली हुई है, जो कि ये रखाइन स्टेट के जरिए एंटर हुए हैं बांग्लादेश में। लेकिन वो वापस जा भी नहीं सकते क्योंकि वो जैसे ही वापस जाते हैं तो उनके साथ जुल्म शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको चाइना भी हल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना वहां पर पीस डील्स भी करवाता है इन पार्टीज के दरमियान। अराकन आर्मी है जो कि ज्यादातर ये वेस्टर्न म्यांमार के इलाके को कंट्रोल करती है। ये रखाइन स्टेट जो है म्यांमार की, जो कनेक्ट करती है बांग्लादेश को, और यहां से ही चाइना ने BRI का एक नया पैच निकालना है क्योंकि यहां से चाइना को एक फायदा नजर आता है मलाका स्ट्रेट को बाईपास करने का। ये जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स हैं, चाइना एक और रास्ता निकालना चाहता है। आपको याद होगा जब CPEC शुरू हुआ था तो उसकी मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा चीज हम सुनते थे वो यही थी कि चाइना इससे मलाका स्ट्रेट और ये जो ट्रेडिशनल इंडियन ओशियन वाला ट्रेड रूट है उसको बाईपास कर देगा और अपने सिंकियांग प्रोविंस के जरिए खुंजराब से होते हुए गवादर को कनेक्ट करेगा पाकिस्तान की पूरे रस्तों को क्रॉस करते हुए। तो चाइना एक और रूट पर भी काम कर रहा है जो उनके यूनान प्रोविंस को म्यांमार और फिर बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करेगा। और शुरुआत की जाएगी इसकी चाइना के यूनान के शहर कुनमिंग से, जहां पिछले दिनों रिसेंट विजिट में चाइना ने हमें इन्वाइट किया था और वो सारा इलाका मैंने देखा है। उस इलाके की एक ये खसूसियत है कि थोड़ा बहुत वो साउथ एशिया से मिलता है, यानी वहां के लोगों का रंग वो उस तरह सफेद नहीं है जिस तरह ईस्टर्न चाइना के लोगों का है। मतलब थोड़ा सा म्यांमार का टच है, थोड़ा थोड़ा बांग्लादेश का टच है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया वाला वहां पर कल्चर नजर आता है। गंदमी रंग भी आपको नजर आता है और वहां पर अक्सर बच्चे आपको बॉलीवुड के या आतिफ असलम के गाने गाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन ये ईस्ट चाइना में नहीं होता, जो कि एक टोटल अलग दुनिया है, जो बीजिंग की दुनिया है, जो शंघाई की दुनिया है, वो एक एडवांस चाइना है। और ये चाइना के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इतना एडवांस नहीं है, लेकिन जो हमने वहां पर देखा था वो हमारे सिटी से बहुत हद तक वो भी एडवांस है, यूनान का प्रोविंस। तो वो चाइना का साउथ वेस्टर्न इलाका है जो कि चाइना उसको मजीद तरक्की देने की कोशिश कर रहा है और वहां से सप्लाई चेन्स को बेहतर करना चाहता है, ग्लोबल ट्रेड रूट्स को कनेक्ट करना चाहता है। और ये जो प्रपोज ट्रेड रूट है इसकी लंबाई तकरीबन 1700 किलोमीटर तक है, जो कि कुनमिंग से लेकर म्यांमार और फिर ये जाएगा कॉक्स बाजार बे ऑफ बंगाल तक। बांग्लादेश और चाइना का यहाँ ये भी प्लान है कि इस प्रोजेक्ट को मोंगला पोर्ट तक एक्सटेंड किया जाए, जो कि
स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है और यहाँ से भारत ने पास्ट में बड़ा फायदा उठाया हुआ है, क्योंकि भारत यहाँ से कनेक्ट करता था सेवन सिस्टर स्टेट्स को, क्योंकि सेवन सिस्टर स्टेट्स की जो सारी ट्रेड थी वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी, जो बांग्लादेश के पानी है। जैसा कि मोहम्मद यूनुस ने एक दफा कहा भी था कि सेवन सिस्टर्स को फायदा उठाना चाहिए, तो भारत ने इस पर बड़ा गुस्सा किया था। ये भारत के वेस्टर्न इलाके जैसे कलकत्ता वगैरह से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो भारत ने यहाँ पर ठेके लेने थे। भारत का ये प्लान था कि हम टर्मिनल्स बनाएंगे और हम ज्यादा यूज कर सकेंगे, और उसके ठेके भी अब चाइनीज कंपनीज को मिलने जा रहे हैं। तो भारतीय मीडिया पर एक ये भी बड़ा रौला मचा हुआ है कि ये पोर्ट भी गई हमारे हाथ से, जिस तरह चाबहार पोर्ट हमारे हाथ से निकल गई थी। यानी चाइना को इंडियन ओशन से कनेक्ट करने के लिए एक इजी एक्सेस मिल जाएगी, एक और मुतबादल रास्ता मिल जाएगा गवादर के साथ साथ। और जिस तरह सी पैक में पाकिस्तान की वैल्यू है, पाकिस्तान से ट्रेड बढ़ती है, इस तरह इस कॉरिडोर के जरिए म्यांमार और बांग्लादेश से इनका जो ट्रेड पोटेंशियल है वो मटेरियलाइज हो सकेगा। और अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है तो बांग्लादेश की जो पोर्ट है वो भी एक स्ट्रेटेजिक हब बन सकती है साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए, जहां से बहुत सी ट्रेड बे ऑफ बंगाल के जरिए हो सकेगी। लेकिन बात वही है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो कि बांग्लादेश उसको प्रायोरिटी रखता है, और रखाइन कॉरिडोर पैसेज और रोहिंग्या मुस्लिम्स की वापसी और अल्टीमेटली म्यांमार में पीस, ये डेफिनेटली सारी पार्टीज की ख्वाहिश होगी इसको एग्जीक्यूट करने से पहले। लेकिन चाइना इस पर बहुत जोर लगा रहा है। इसके अलावा इन दोनों ममालिक के दरमियान एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको दोनों आगे लेकर चलना चाहते हैं, टीस्टा रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। टीस्टा रिवर बांग्लादेश के अंदर भारत से आता है। भारत की जो सिक्किम की रियासत है वहां इसका ओरिजिन है और इसका एक बड़ा पार्ट बांग्लादेश की तरफ आता है। लेकिन टीस्टा रिवर के साथ भारत क्या कर रहा है पिछले कुछ सालों से, जो बांग्लादेश के साथ जो भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है, मतलब डेटा शेयर नहीं कर रहा और इस रिवर मैनेजमेंट के हवाले से बांग्लादेश के साथ ताउन नहीं कर रहा, जिससे क्या हो रहा है कि बांग्लादेश में कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी पानी की शॉर्टेज हो जाती है। बिल्कुल वही सूरत हाल जो भारत पाकिस्तान के दरियाओं के साथ कर रहा है। झेलम, चनाब, रावी, ब्यास वगैरह को तो ये पहले ही बिल्कुल सुखा चुके हैं, अब ये पाकिस्तान के बकाया दरियाओं के भी पीछे पड़ चुके हैं। तो यही चीज ये अब बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, और ये भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था आज से तकरीबन 2 साल पहले, सारी सिचुएशन जब बांग्लादेश में फ्लड्स आ गए थे और जब ये सारी नई सिचुएशन पैदा हुई थी तो भारतीय सरकार ने इनसे ताउन करने से इनकार किया हुआ है। तो पहले हसीना वाजिद की हुकूमत क्या सोच रही थी कि टीस्टा रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हम बनाएंगे भारत के साथ, क्योंकि भारत से आता है तो भारत से मदद लेंगे कि आप हमारी मदद करें। लेकिन भारत यहाँ अपनी मनमानी कर रहा है, हॉस्टिलिटी दिखा रहा है, तो अब बांग्लादेश के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा सिवाय ये कि वो चाइनीज हेल्प लें। और इससे भी भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि एक ऐसा दरिया जिसका ओरिजिन भारत में है, उस हवाले से वो चाइना से मदद क्यों ले रहे हैं उसकी मैनेजमेंट के हवाले से, मतलब खुद भी मदद नहीं करनी और करने भी नहीं देनी। और इससे भारत क्या करेगा कि इसका मजीद जो वाटर सप्लाई है उस हवाले से डिस्ट्रप्शंस क्रिएट कर सकता है, कभी पानी छोड़ेगा कभी रोकेगा बताए बगैर। लेकिन यहाँ पर चाइना का ये कहना, चाइना हमेशा यही पैगाम देता है भारत को, और ये आलमी एक कन्वेंशन भी है कि जो अपर राइपेरियन कंट्री है वो लोअर राइपेरियन कंट्री के पानी का रास्ता खराब नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जिस तरह चाइना ने भी मुतादिद बार भारत को ये पैगाम दिया हुआ है कि ज्यादातर ये जो सारे नाले हैं, दरिया हैं, ये हमारे तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। तो आप अगर हमारे पार्टनर्स के साथ पंगा करोगे तो आप भी वोलेटाइल हो, आप भी इस सिचुएशन से बचे नहीं रहोगे। और हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल करीब, जिससे भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो है वो खराब हो जाएगा। लेकिन जब भारत डैम बनाता है पाकिस्तानी दरियाओं पे या बांग्लादेशी दरियाओं पे, तो तब भारत को वो एहसास नहीं होता। तो खैर यहाँ पर मदद के लिए आ रहा है चाइना टीस्टा रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ये भी $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिससे बांग्लादेश को इसके वाटर मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। चाइना की एक्सपर्टीज जो लेटेस्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं। इसके अलावा इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बात करें तो ट्रेड इस वक्त $24 बिलियन पर खड़ी है, और चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और उसके बाद भारत आता है। और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीजों में बांग्लादेश अब चाइना की तरफ जा रहा है, इनके BRI प्रोजेक्ट के विजन का भी हिस्सा है। इसके अलावा दोनों ममालिक ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि चाइना के जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, ब्रिक्स, SCO वगैरह, इनके अंदर बांग्लादेश की शमूलियत होगी, जो कि एक गेम चेंजिंग इवेंट होगा, जिन फ्रेमवर्क्स को भारत ऑलरेडी पसंद नहीं करता क्योंकि चाइना और रशिया इसको लीड कर रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो इस वक्त बांग्लादेश चाइना से कर रहा है, और भारतीय मीडिया तो ये भी कह रहा है कि J-10C की भी बात हुई है। भारत में पहले ही खौफ शुरू हो जाता है, पब्लिकली ना भी है लेकिन भारतीय मीडिया बता रहा होता है कि बहुत सा डिफेंस इक्विपमेंट अब बांग्लादेश बाय करने जा रहा है, जो ऑलरेडी कर रहा है। सबमरीन्स वगैरह, नेवी में भी चाइना इनकी मदद कर रहा है जिस तरह पाकिस्तान की कर रहा है। तो अब फाइटर जेट्स वो चाइना के खरीदना चाहते हैं। J-10C ने जो परफॉर्म किया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, तो वो अब लेना चाहते हैं। JF-17 थंडर्स के हवाले से ऑलरेडी उनकी पाकिस्तान से बातचीत चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो चाइनीज सिस्टम्स हैं और उनकी इंटीग्रेशन जो पाकिस्तान ने डेवलप कर ली, अपने सिस्टम्स बना ली हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का आपको एक कन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, एक इत्तेहाद नजर आ रहा है कि डिफेंस इंडस्ट्री में इन तीनों का इल्हाक। और भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लैंक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए भारत की अग्रेशन को अंडरमाइन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डिफीट है भारत के लिए। और ये सोचने वाली चीज है कि भारत जो कुछ साल पहले तक कह रहा था कि हम चाइना के कंपेटिटर हैं, आज वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। और मोदी सरकार ने पिछले कई सालों से वो हुकूमत कर रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, और अब ऑब्वियसली उनका एंड है। तो एंड पे वो सारा दबड़दूस करके जा रहे हैं। भारत का सारा जो एक बना बनाया सिस्टम था, जो इमेज था, उसको वो तबाह करके जा रहे हैं। उन अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को वो खत्म कर चुके हैं। इकोनॉमिकली भारत का कहीं कोई नाम नहीं है, मतलब अपनी बड़ी पॉपुलेशन है वही उनकी इकोनॉमी है। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट्स हैं वो भारत की बहुत फेल हुई हैं। आप देखें यूएस ने जो इंडो पैसिफिक कमांड का नाम चेंज किया है, भारत को अपने स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम से निकाल दिया है। इसके अलावा चाइना से जो मुकाबले की बात करते थे, आज पूरी दुनिया चाइना जा रही है। और भारत का इमेज हम सब जानते हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आता है, पूरी दुनिया के मीडिया पर, कि जी वहां पर गंदगी बहुत है, वहां पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो ये मोदी सरकार ने भारत को दिया है अपनी 12 साल की हुकूमत में, कि यहाँ पहले यहाँ चाइना था और यहाँ इंडिया था, अब यहाँ चाइना है और यहाँ भारत है। मतलब कहीं नजर नहीं आ रहा। और कंपटीशन तो दूर की बात है, अपने से 4-5 गुना जो छोटा कंट्री है पाकिस्तान, वो उससे ही compete नहीं कर पा रहे। इनको मिलिटरीली मार पड़ी, इनको इकोनॉमिकली मार पड़ी, इनको कल्चरल शॉक लगे, पूरी दुनिया में इनकी बदनामी हुई, और ओवरऑल इसने भारत की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में कमी की है। जिस तरह आए दिन डोनाल्ड ट्रंप इनकी बैंड बजा के चले जाते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि भारत की कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं है। कहाँ चाइना से मुकाबले की वो बात करते थे, और नो डाउट मनमोहन सिंह के दौर में ये बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे थे, और मोदी को जो फायदा हुआ था वो उसी मोमेंटम का था, जो मोमेंटम उनको मनमोहन की हुकूमत से मिला था, वो अब टोटली लूज कर चुके हैं। मोदी सरकार ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा, इवन बांग्लादेश उनके साथ नहीं है, जिसको वो हमेशा अपनी मुट्ठी में समझते थे। और देख लें आम आवाम में इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट है और प्रो चाइना प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट है। अभी भी उनके जो पुराने लोग हैं वो ये बात जरूर करते हैं कि जी हमने भारत से बनाकर रखनी है, क्योंकि 3 साइड से भारत लगता है, उसमें वो बिल्कुल वो उनकी जरूरत है। लेकिन आप देखें कि इतनी ज्यादा नफरत क्रिएट हो गई है, वो भारत के एक्शंस की वजह से हुई है कि भारत ने जो डिक्टेट करते रहे। और इसलिए अब वो नारा लगाती है नई सरकार कि अब बांग्लादेश फर्स्ट, कि बांग्लादेश को प्रायोरिटी रखना है, किसी ब्लॉक में नहीं जाना। लेकिन अब ये जो चाइना का इन्होंने विजिट किया है, ये ब्लॉक को तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का बता दी है, क्योंकि ये बांग्लादेश की जरूरत है। इस वक्त उनको भी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना है। एक स्टेबिलिटी आई थी, आपको नजर आ रही थी 2018-19 में, अब वो स्टेबिलिटी नहीं है इकोनॉमिक, अब बहुत सी मुश्किल कंडीशंस हैं। लिहाजा इनको मदद चाहिए, इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रेड चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिफेंस चाहिए। तो उसके लिए अब आप देख रहे हैं कि चाइना से रवाबित बढ़ रहे हैं, मिलिटरीली पाकिस्तान के साथ रवाबित बढ़ रहे हैं, कल्चरली पीपल टू पीपल पाकिस्तान के साथ रवाबित बढ़ रहे हैं चाइना के साथ। तो ये वाला ब्लॉक हमें नजर आ रहा है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। और यहाँ पर भारत हमें आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है। और इस हवाले से तीनों मुल्कों ने लास्ट ईयर कहा भी था कि हम एक ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाएंगे, एक ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क, जिस पर फिलहाल तो अभी कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन अंदर खाते आप देखें बैकग्राउंड में काम चल रहा है बायलैटरली। आप देखें चाहे चाइना बांग्लादेश हो, पाकिस्तान बांग्लादेश हो, पाकिस्तान चाइना हो, वो चीजें चल रही हैं। और बीएनपी की सरकार, नो डाउट उनमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कहते होंगे कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना हमारी जरूरत है, जमीनी हकाइक है। लेकिन भारत का होस्टाइल रवैया खत्म नहीं हो रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि वो भारतीय नवाज हुकूमत थी जिन्होंने तारिक रहमान की वालदा को कैद किया हुआ था, और अब जो सलूक कर रहे हैं एयरपोर्ट्स पर इनके साथ,
टीस्टा रिवर पर इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इनसे छीन ली है और वीज़ाज का प्रोसेस बहुत मुश्किल किया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश का ताउन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये विजिट आप कह सकते हैं भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसअपॉइंटमेंट था, जो तारिक रहमान ने एक किस्म का ऐलान किया है कि हमारी पहली प्रायोरिटी चाइना है। चाहे डिफेंस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे स्ट्रेटजी हो, हर डोमेन में हम चाइना से बातचीत को बढ़ाएंगे और चाइना की मदद लेंगे। और चाइना भी एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो इस वक्त पूरी दुनिया की मदद करने को तैयार है। सारी दुनिया चाइना की तरफ जा रही है और भारत के हवाले से क्या इमेज है वो हम सबको पता है। तो भारत और चाइना तो अब किसी मुकाबले में आते ही नहीं है। और इस वक्त बांग्लादेश की आवाम का एक और मुतालबा है शेख हसीना वाजिद की हवालगी, जो भारत नहीं कर रहा। ये चीज़ हॉस्टिलिटीज को मजीद जन्म दे रही है। इसके अलावा इनकी मुलाकात वेरियस चाइनीज बिजनेस जायंट से भी हुई है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश में। चाइना ने भी ओपन ऐलान किया है कि हम नई गवर्नमेंट की बैकिंग करेंगे और टेक्नोलॉजिकली उनको सपोर्ट करते रहेंगे और जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी अपना ताउन बढ़ाएंगे, जैसा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और एआई। अपनी दोस्ती को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे और बीआरआई में भी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे और पीपल टू पीपल कनेक्शन को भी बेहतर करेंगे। और इन एमओयूज में कहा गया है कि बांग्लादेश और चाइना के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3-4 बड़ी बड़ी डोमेन्स हैं जिसमें दोनों मुमालिक ने अपने ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया है, जिसमें कनेक्टिविटी है, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स हैं और वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स। और चाइना इनके डिफरेंट पोर्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स में भी मदद करेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या इस विजिट के जरिए तारिक रहमान ने बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया है कि वो चाइना की तरफ इंक्लाइंड होगी, या आपके ख्याल में आने वाले दिनों में इनके भारत के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होंगे। लेकिन ये जो मसले मैंने आपको बताए हैं, टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट हो या फिर शेख हसीना वाजिद का मसला हो या फिर पीपल टू पीपल जो मसाइल हैं इनके भारत के साथ, क्या इनको जहन में रखते हुए आप समझते हैं कि भारत के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर होंगे या अब इनके ताल्लुकात चाइना के साथ ही बेहतर होंगे और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का एक नेचुरल ट्राइलैटरल अलायंस इमर्ज होगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।